स्वागत करते हैं सभी बच्चों का हमारे उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल में। मैं एक बार फिर आप सभी के सामने आ चुका हूं साइंस सब्जेक्ट को लेकर के। अभी जैसा हम लोगों ने कल आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ में बताया था कि किस तरीके से हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका शेड्यूल रहेगा, किस तरीके से टीचर्स जो हैं वो आएंगे और प्रॉपरली सब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से क्लासेस रहेंगी हमारी, वो सारी चीजें हम लोग बता चुके थे आपको। आज मैं आप सभी के सामने साइंस क्लास 10th का चैप्टर जो पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कभी भी जैसे अगर हम देखें मतलब ज्यादातर बच्चों को काफी दिक्कत आती है, जैसे केमिकल रिएक्शंस को लेकर के भी बैलेंस करना होता है या किसी भी तरीके की और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसको लेकर के मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। क्लास 9th के अंदर भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं, जिन्हें क्लियर करना बहुत जरूरी है, जो क्लास 10th का बेस होता है। ठीक है, तो उसी को लेकर के कुछ चर्चा करेंगे, कुछ चीजें और जानेंगे। कल हम लोग बात कर चुके थे कि क्लासेस प्रॉपर तरीके से किस तरीके से किस टाइमिंग्स के साथ रहेंगी, और उसी चीज को लेकर के मैंने कल आपसे ये बताया था कि हमारी जो फैकल्टीज हैं उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। तो हमारे साथ आज इंग्लिश और कंप्यूटर को देखने वाले जो टीचर हैं हमारे साथ, जो श्याम सर हैं, उनको बुलाना चाहूंगा कि एक बार आए और बच्चों से रूबरू हों। श्याम सर बताइए क्या कुछ रहेगा क्लासेस का शेड्यूल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं एसपी पांडे, आपका कंप्यूटर और इंग्लिश टीचर। तो फिलहाल जैसा कि धन्यवाद आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और हम उत्तीर्ण गुरुकुल की मंच पे आके यहाँ पे आज आपको एक ऊर्जा से भरपूर आपको क्लासेस प्रदान करने के लिए यहाँ पर हम खड़े हैं। तो हम पूरी फैकल्टी अपनी पूरी जी और जान से आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि आशीष सर कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे सरस सर कितनी मेहनत कर रहे हैं, और मैं भी आपके साथ मेहनत में जुड़ा हुआ हूँ। तो बस आपको इतना करना है कि हमारी इस मेहनत को सपोर्ट करना है, और ताकि हमें भी देखो, अगर आप हमें सपोर्ट करते हो, आप एक सब्सक्राइबर बनते हो हमारे और एक लाइक करते हो, तो हमें एक ऊर्जा मिलती है अंदर से, हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छा और नया से नया कंटेंट आपके लिए लाते रहें। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आशीष सर जैसा कि बहुत ही अच्छा साइंस आपको पढ़ाएंगे, और हम भी आपको कंप्यूटर और इंग्लिश के बारे में आपको पूरा का पूरा जो न्यू सिलेबस है उसके बारे में भी बताएंगे। और सर थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को ही बता दीजिए किस तरीके से जो कंप्यूटर है वो आज के समय पे, और आप जैसे आप बता रहे हैं हम जैसे सर देखेंगे इंग्लिश और कंप्यूटर, तो किस तरीके से आज प्राथमिकता निभाती है दोनों विषय, और किस तरीके से जो विद्यार्थी हैं उनके एकेडमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कहीं ना कहीं साइंस और मैथ्स तो सबसे इंपॉर्टेंट होता ही होता है, लेकिन साथ में जो कंप्यूटर है और जो इंग्लिश है ये भी आने वाले समय में एक तरीके से मांग के तौर पे आप कह सकते हैं कि सामने से रखा जा रहा है बच्चों के लिए। तो किस तरीके से आप पढ़ाएंगे, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ये भी थोड़ा सा बच्चों को गाइड करिएगा। बिल्कुल आशीष सर, मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में कंप्यूटर और इंग्लिश हमारे लाइफस्टाइल के एक मेन सब्जेक्ट बन चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश जो है आज के समय में हर जगह जहां भी आप जाएंगे, आप किसी कंपनी में जाएंगे, कहीं जॉब करने जाएंगे, आप किसी संस्थान में जाएंगे, आप या इंडिया से बाहर जाएंगे, इंडिया के अंदर रहेंगे, तो इंग्लिश इज कंपल्सरी लैंग्वेज बन चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी हिंदी तो है ही, लेकिन इंग्लिश एक माध्यम बन चुका है किसी भी चीज को अचीव करने का, किसी भी चीज के लिए ज्ञान प्राप्त करने का, या किसी भी चीज को प्राप्त करने का। तो जैसा कि इंग्लिश आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया, आज हम साइंस ही पढ़ते हैं, तो मेन जो हमारा जरिया रहता है वो इंग्लिश ही सब्जेक्ट रहता है। आप बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ते होंगे, वहां भी इंग्लिश आप बोलते होंगे, तो इंग्लिश आना एक कंपलसरी हो गया है एक विद्यार्थी को। आज इंग्लिश के लिए हम जितनी मेहनत करते हैं, हम जगह जगह सीखते हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं बहुत सारी जगह हैं, लेकिन देखिए हम भी एक आपके लिए एक चाहेंगे कि आपके लिए सिंपल से सिंपल इजीएस्ट वे में आपके लिए कैसे इंग्लिश का कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपका सपोर्ट चाहिए बस, और प्लीज़ हमारी वीडियोस को देखें, उसी से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कंप्यूटर के बारे में बताना चाहूँ तो कंप्यूटर तो हमारे जीवन का एक बहुत ही विभिन्न एक तरह से समझ लीजिए कि विभिन्न अंग बन चुका है। कैसे कि आज हम जितना और भी चीज़ों के बारे में ज्ञान लेते हैं, प्राप्त करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के बारे में भी सीखना पसंद करते हैं। आज हर विद्यार्थी कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। तो उसके लिए
हम क्यों ना उसको पहले से ही उस ज्ञान को जिसके लिए हम आगे चल के 11th 12th और आफ्टर 12th हम उसको प्रोवाइड करते हैं, हम पहले से ही इसको सीखना शुरू करें। आज आप जानते हैं 11th 12th पाइथन कंपलसरी हो गया है। अगर आप कंप्यूटर लेते हैं, आप 9th 10th पढ़ते हैं, जावा, C++, पाइथन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिमांड्स हमारे पास आ रही हैं। तो इसके लिए भी हम आपके लिए पूरा नोट्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, बस आपको हर चीज़ की जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी, चाहे वो अपडेट सिलेबस हो या फिर उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई कोई भी आपको कोई भी नॉलेज, कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको बस कमेंट्स करते रहना है, हमसे जुड़े रहना है। जो भी अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिसका नाम है उत्तीर्ण गुरुकुल। और बाकी आशीष सर ज़्यादा हम साइंस आपको बता पाएंगे। तो फिलहाल साइंस की क्लास आप एंजॉय करें, और फिर हम कंप्यूटर की क्लास भी एंजॉय करेंगे, इंग्लिश की क्लास भी एंजॉय करेंगे, और आई होप मैथ की क्लास भी एंजॉय करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपके सामने आएगी, उसके लिए आप बस सब्सक्राइबर हमारे बने रहें। थैंक यू आशीष सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम पांडे सर का। और अभी जैसा उन्होंने बताया कि किस तरीके से कंप्यूटर सब्जेक्ट और किस तरीके से जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी एकेडमिक्स के लिए भी, और आने वाले समय में जो बच्चे अगर क्लास 12 को प्रमोट करके जाते हैं आगे, या किसी भी तरीके से कॉलेज में या कहीं भी जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। उस सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए मैं साइंस की क्लास को आगे बढ़ाता हुआ आपको जो भी टॉपिक साइंस के मैंने लिखे हुए हैं पीछे, उनको मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से रहेगा। देखिए हमारी क्लासेस किस तरीके से रहेंगी साइंस की। सबसे पहले जो चैप्टर होगा उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, उनको मैं प्रॉपर्ली कैटेगराइज करूंगा। अगर जैसे आपके टॉपिक अगर हम देखें तो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें अगर देखें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के तौर पे जो सामने हमारे सामने लिखा हुआ है ये कुछ आता है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। जैसे अक्सर बच्चों को काफी दिक्कत आती है, बड़ी बड़ी इक्वेशंस आ जाती है, बच्चे बैलेंस नहीं कर पाते हैं। काफी दिक्कतें ऐसी बनती हैं कहीं की कि बैलेंसिंग किस बेस पे होती है ये भी नहीं पता बच्चों को। पूछा जाता है कि बैलेंसिंग का आधार क्या है। तो क्लास 9th में अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपने एक पढ़ा था कि दो साइंटिस्ट रहे, एक का नाम था एंटोनी एल लेवाइजर और एक साइंटिस्ट थे इनका नाम था जोसेफ एल प्राउस्ट, जिन्होंने मिलकर के हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस दिए थे। अब वो केमिकल जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस थे वो दो थे आपके सामने, एक था कंजर्वेशन ऑफ मास, एक था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो बेटा जो कंजर्वेशन ऑफ मास था उसके बेस पर ये डिफाइन होता है। तो इस चीज को भी हम लोग डिटेल में समझेंगे किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मास इज रिस्पांसिबल फॉर द कांसेप्ट ऑफ दिस बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे, कितने प्रकार की केमिकल इक्वेशंस हैं तो हम जानेंगे उसमें किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस उसमें हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, हम लोगों को कौन कौन सी रिएक्शंस में किस तरीके के कलर उसमें होते हैं, किस तरीके की फिजिकल स्टेट होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। साथ में ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, रिडक्शन पढ़ेंगे, कोरोजन क्या होता है, रेसिडिटी क्या होती है। ये टॉपिक्स हम लोगों ने कैटेगराइज किए हैं जिसमें मतलब प्रॉपर्ली मैं वीडियोस बनाऊंगा, उन वीडियोस के अकॉर्डिंगली आपको उसके हिसाब से चीजें समझाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। आप सभी ने क्लास 9 पढ़ी है और आप बेसिक्स करते हुए चले आ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आप सभी से पूछता हूं कि कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस क्या है। अगर आप सभी को क्लियरेंस हो, जो बच्चे देख रहे हैं मुझे, वो कहीं ना कहीं कमेंट करके बताएं मुझे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखिए सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस जो है उसमें कहीं ना कहीं एक वर्ड आ रहा है केमिकल रिएक्शन। केमिकल्स क्या होते हैं? केमिकल्स का मतलब सीधा सा है, यानी ऐसी कहीं ना कहीं चीजें, ऐसी वस्तुएं जो आप देख रहे हैं जिनको किसी दूसरे से मिलाने के बाद आपको एक नया सब्सटेंस मिल जाए, उसे केमिकल रिएक्शन कहा गया। मतलब अगर हम देखते हैं जैसे आपके पास में कोई भी रिएक्शंस कराते हैं, एग्जांपल के लिए अगर आपने CaO को लिया, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है, जैसे मेरे सामने ये है CaO कैल्शियम का ऑक्साइड, और प्लस इसको अगर मैं पानी के अंदर डाल देता हूं यानी H2O के साथ मिला देते हैं, तो हमारे सामने जो रिएक्शन होकर के आती है वो CaOH का होल ट्वाइस, यानी ये हमारे सामने निकल के आता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये भी एक केमिकल ही है, ये भी एक केमिकल ही है, कहीं ना कहीं पानी भी एक केमिकल के तौर पे लिया जाता है। इसका फॉर्मूला H2O है। जब इसने इससे रिएक्शन किया तो आपके सामने एक प्रोडक्ट के तौर पे क्या निकल के आया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी छोटी सी चीज, ये छोटी सी रिएक्शन है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आप इस चैप्टर में और आगे साइंस में अंदर पढ़ेंगे, कैसे हम इनको रिएक्शन कराते हैं, कैसे इनको क्रॉस रिएक्शन कराकर इनकी ये जो यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट में इस तरीके से 2 लिखा हुआ है, मतलब सारी चीजों को बेस क्लियर कराता चलूंगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब इक्वेशंस की बात कर ली जाए। इक्वेशंस क्या होती है? इक्वेशंस आप सभी मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो इक्वेशन का मतलब होता है कि LHS = RHS। कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। अगर आपके सामने ये रिएक्शन लिखी हुई है तो मैं इसमें रिएक्शन में आपको बोलूंगा कि आप एक साइड देख भी पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है,
तो दो एलिमेंट्स मिलकर के एक सिंगल एलिमेंट को जन्म दे रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि कहीं अगर मैं इसको ए मान लेता हूं और इसको मैं बी मान लेता हूं तो आपके सामने जो आया वो ए बी आया है, ठीक है। यानी ये साइड रिएक्टेंट्स होते हैं और आपके सामने जो बनकर आता है वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यानी एक तरफ रिएक्टेंट्स मिलाकर के ही हमें क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारे सामने रिएक्शंस होंगी, उनको हमने समझना होगा। फिर अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर और जो आपके इक्वेशंस की बात करते हैं, दोनों चीजें क्लियरेंस कर दी है मैंने आपको कि इक्वेशन क्या है और केमिकल रिएक्शंस क्या है। केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो ये भी दो चीजों में कैटेगराइज्ड है। कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो एक फिजिकल चेंज हो सकता है, एक केमिकल चेंज हो सकता है। फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, इस चीज को भी हम लोगों को जानना होगा। ये भी बहुत डीप है और इसको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको रिएक्शन जब कराई जाएंगी तो उस दौरान ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपके सामने एक लेमनेड बनाया जा रहा है, यानी कि नींबू पानी जिसे आप कहते हैं, तो क्या हकीकत में जब आपने नींबू को पानी के अंदर डाला तो क्या वहां पे रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये चीज कैसे पता करेंगे। या आपके सामने कोई भी चीज आपने शुगर लेकर के आपने चीनी लेकर के आपने पानी में डाली है, उसको मिलाया, तो क्या वो रिएक्शन है या नहीं। मतलब दो सब्सटेंस तो थे, दो चीजें तो थी, आपने उसमें डिसॉल्व किया था उसे, लेकिन क्या हकीकत में वहां पे रिएक्शन हुआ। तो इस चीज को जानने के लिए हमारे पास में स्टेट्स भी होती हैं कुछ, जिनका मतलब कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको हम लोग ऑब्जर्व करें, उसके बाद हम पता कर सकते हैं कि क्या रिएक्शन हो रहा है या नहीं। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो रिएक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस हैं। जैसे एग्जांपल में कलर चेंज होना, आपने रिएक्शन कराया तो उसमें कलर चेंज होगा, ठीक है। हीट इवॉल्व होती है, यानी कहीं ना कहीं आप उसमें देखेंगे कि जब भी रिएक्शन हुआ होगा तो उसमें गर्मी बनेगी। जैसे यहाँ पर ये जो मैंने रिएक्शन दिया था आपका जो क्विक लाइम है, यानी जिसे हम लोग सीओ चूना बोलते हैं, उसे जब पानी में डाला आपने तो आपके सामने स्लेक्ट लाइम आया, ठीक है। तो यहाँ इस रिएक्शन की बात करूं तो उसमें बेटा हीट इवॉल्व होती है। हीट इवॉल्व करने का मतलब कि इसमें से हीट निकल कर जाती है बाहर, ठीक है। इसी तरीके से कलर चेंज होना, ठीक है। इसी तरीके से गैस इवॉल्व होना, किसी में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, किसी रिएक्शन में आपकी नाइट्रोजन है, मतलब अलग अलग गैसेस इवॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। ऐसे प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है कभी कभी रिएक्शन में। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जिस सब्सटेंस को पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं करा सकते आप, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट कहलाया जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब ये है कि इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी जिसको आप बनाए तो हैं रिएक्शन के दौरान, लेकिन वो पानी में घुलनशील नहीं है, पानी में मिलेगा नहीं, ठीक है। ठीक, अब ये जो पॉइंट्स थे हमने अभी क्लियर किए। अब मैं फिजिकल और केमिकल चेंज की ओर थोड़ा सा बढ़ रहा था। तो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं, देखिए फिजिकल चेंज की अगर हम बात करें तो फिजिकल चेंज आपको बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। यानी फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि जिस कंडीशन में जब आपने कोई भी एक्शन किया तो उससे किसी भी तरीके का कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन में जरूर बनेगा। केमिकल रिएक्शंस में या केमिकल आप चेंज कह सकते हैं, उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ था CaOH का होल ट्वाइस, जो कि प्रीवियस वाले रिएक्टेंट से सिमिलर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक केमिकल चेंज हुआ है। साथ में एक पॉइंट और समझने वाला है कि ये इरिवर्सिबल चेंज भी होता है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, मैं वापस से CaOH के होल ट्वाइस से वापस कैल्शियम ऑक्साइड नहीं पा सकता, ठीक है। इसका मतलब यहां से ये क्लियर होता है कि ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक। फिजिकल चेंज का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास में एक पीस ऑफ वुड है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, आपने उसको काट करके उसके पीसेस किए, तो क्या देन आफ्टर आप उन पीसेस को दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर वो पीसेस हैं तो वो है तो वुड ही, कुछ नया सब्सटेंस तो नहीं बना। और नया सब्सटेंस जब नहीं बना है तो इससे ये चीज क्लियर होती है कि वो फिजिकल चेंज हुआ। फिजिकल चेंज का मतलब कि आपने लकड़ी को काटा, उसके टुकड़े हुए और वो फिजिकली आपके सामने है, अभी भी लकड़ी है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप किसी भी तरीके से अगर लकड़ी को जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, तो वहां उस केस में आपके पास में एशेस बनेंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपके हाथ में राख आएगी और वो एक नया सब्सटेंस बना है, क्योंकि हम उस राख से या उस सब्सटेंस से वापस प्रीवियस में लकड़ी नहीं पा सकते, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। साथ में हम आपकी बुक की तरफ भी चलेंगे, तो बुक में भी आपकी में अगर हम देखें तो उसमें भी शुरुआती तौर पे हमें कुछ ऐसी चीजें बताई हुई, जैसे एग्जांपल में उसने बोला है कि बताइए क्या ये फिजिकल चेंज है या ये केमिकल चेंज है, आइडेंटिफाई करें। जैसे उसमें बोला था कि एक आपने किचन में अपने और दूध को रखा हुआ है, गर्मी का मौसम है और आपने अपने किचन के अंदर एक मतलब बकेट, मतलब एक आपने बर्तन के अंदर आपने दूध को छोड़ दिया है, तो आपने देखा कि थोड़े समय बाद वो दूध फट गया, यानी दूध जो है वो खराब हो गया। तो उसके पीछे कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, तो आपके कहीं ना कहीं उसमें आपने अपनी बुक में भी देखा होगा, है ना। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको उसमें बताया गया, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक केमिकल रिएक्शन हुआ, क्योंकि दूध के फटने के बाद, दूध के खराब हो जाने के बाद में
उससे दोबारा वापस आप दूध नहीं प्राप्त करेंगे। क्यों? रीजन उसके पीछे ये था कि कहीं ना कहीं वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होने लगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे सामने अब जो आपकी बुक है उसके बेसिस पर अगर हम चलते हैं तो उसमें और भी रिएक्शन, जैसे एग्जांपल में कोरोजन भी दिया हुआ है उसमें। ठीक है, कोरोजन का मतलब क्या होता है? डिटोरिएटिंग ऑफ मेटल्स, मतलब कि मेटल जो है उसका क्या होना, धीरे धीरे डिग्रेड हो जाना। डिग्रेड होने का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे मेटल की अपनी जो रियल क्वालिटीज है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप देखते हैं आयरन बहुत समय से, लंबे समय से आपके घर के बाहर पड़ा हुआ है, कोई भी आयरन का पीस है या कोई भी आयरन का कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी यूटेंसिल है, तो देखते हैं कि वो धीरे धीरे जंग खा जाता है। ठीक है, और वो रीजन उसके पीछे क्या, कहीं ना कहीं कोरोजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो वो वाली सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे साथ में अगर हम केमिकल रिएक्शंस को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमारे पास में एक बुक के अंदर एक MgOH जो है, मतलब कि आपके सामने मैग्नीशियम को बर्निंग करने के लिए भी दिया हुआ है। मैग्नीशियम बर्न किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो किस तरीके की रिएक्शन होगी ये भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम का रिएक्शन जो है उसमें सबसे पहली चीज कि मैग्नीशियम जो है वो आपका एक मेटल है और उसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो आपके सामने जो बनकर तैयार होता है वो बनता है MgO। अब ये क्या चीज है? देखिए ये मेटल था और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया गया, तो कहीं ना कहीं आपके सामने जो बनकर आई वो मैग्नीशियम की ऑक्साइड तैयार होती है। मैग्नीशियम की ऑक्साइड यानी MgO, जिसका कलर क्या होगा? व्हाइट कलर होगा। ठीक है, ये क्या कलर होगा आपका? व्हाइट कलर होगा। और ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये आपके जो बुक के अंदर जो फोटो दिया हुआ है उसमें दिखाया भी हुआ है। उससे पहले कुछ पॉइंट्स और एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट होते हैं कहीं ना कहीं, कि मैग्नीशियम के बारे में पूछ लेता है कि बताइए कि मैग्नीशियम जो आपने रिबन बर्न किया उससे पहले आपने उसको रब क्यों किया था? तो उसके पीछे आप ये बता सकते हैं कि मैग्नीशियम के रिबन को बर्न कर मतलब रब करना इसलिए जरूरी था, कहीं ना कहीं इसलिए इंपॉर्टेंट था कि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ चुकी थी। मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिस वजह से वो बर्न नहीं हो पाएगा, और बर्न नहीं हो पाएगा तो वो अपने रिएक्शन नहीं कर पाएगा और आपके सामने जो प्रोडक्ट है MgO वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें उसको सैंड पेपर से रब करना होगा। सैंड पेपर से रब करने के बाद हम उसकी क्या करेंगे? हम उसके ऊपर से MgO की लेयर हटाएंगे और मैग्नीशियम का जो मेटल है आपके सामने आ जाएगा, उसको फिर आप बर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी क्लियर हो रही है और इस चीज को हम लोग मतलब क्लियर कर भी चुका मैं आपको कि किस तरीके से मैग्नीशियम को फिर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला करके MgO प्राप्त करेंगे। ठीक है, फिर इसको पाउडर की फॉर्म में चाइना डिश के अंदर हम पाएंगे। चाइना डिश जो होती है आपकी, उसमें आपकी बुक में आपको उसका फोटो दिया हुआ है कि चाइना डिश में आपने उसको MgO के पाउडर को पाया, व्हाइट कलर का ये पाउडर होता है। ठीक है, इसके बाद इस रिएक्शंस के दौरान हम चलते जा रहे हैं आगे, तो और कुछ टॉपिक्स भी आपके हैं। जैसे इसमें एग्जांपल के लिए अगर हम आगे देखते हैं तो एक एक्टिविटीज भी दी गई है, कुछ एक्टिविटी 1.2 है जो उसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से रिएक्शंस दी गई हैं और किस तरीके से चीजें वो करना है। एक्टिविटी जो 1.2 है उसमें अगर हम बात करें तो उसमें आपको बोला गया है कि लीड नाइट्रेट जो है, यानी अब यहां सबसे पहले हमें पढ़ना है लीड नाइट्रेट को आप 3 ओके। देखिए रिएक्शन कुछ ऐसी है, एक्टिविटी जो आपकी 1.2 है बुक के अंदर, उसमें हमें बताया हुआ है कि किस तरीके से लीड नाइट्रेट जो केमिकल है और पोटेशियम आयोडाइड में उसको हम लोगों को डालना होता है। ठीक है, तो लीड नाइट्रेट का फार्मूला है बेटा PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki कर दिया आपने उसमें। ठीक है, इसे पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं। अब इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, इस रिएक्शन के अंदर आप देखें तो देखिए दो पार्ट होते हैं। हर एक केमिकल का अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें दो हिस्से हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। ऐसे यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये भी पॉजिटिव पार्ट है और ये भी नेगेटिव पार्ट है। अब ये आप ऑलवेज समझते हैं कैटायन एनायन, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखिए इलेक्ट्रोड्स होती हैं, इलेक्ट्रोड्स दो होती हैं, एनोड और कैथोड। दोनों इलेक्ट्रोड्स की बात करूं तो एनोड जो होती है वो पॉजिटिव होती है और कैथोड नेगेटिव होती है। ऐसे दो चार्जेस हैं जो कि प्लस और माइनस के तौर पे चलते हैं। नेगेटिव है जिसे हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं एनायन, और जो पॉजिटिव है उसे कैटायन बोलते हैं। जो एनायन है वो एनोड पे जाता है हमेशा ऑलवेज, ठीक है, और जो कैटायन है वो कैथोड पे जाता है। ठीक है, क्यों जाता है? क्योंकि ऑलवेज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और हम जानते हैं सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल करते हैं। बात क्लियर? अब इस बात को अगर हम समझें तो देखिए यहाँ ये प्लस चार्ज है और ये इधर यहाँ पर दूसरे वाले रिएक्शन में ये माइनस है, तो बेटा ये जो प्लस चार्ज है ये माइनस के पास जाएगा, इधर से ये प्लस वाला जो है वो इस वाले माइनस के साथ आएगा अट्रैक्ट होकर के। ठीक है, इसी वजह से फॉर्मेशन हुआ है PbI2 और KNO3 का। कैसे हुआ? कहीं अगर हम बात करें तो Pb यहाँ पे है और I यहाँ, तो देखिए आपके सामने PbI है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम Pb और I को देख लें उसके बाद NO3 बचता है इस साइड, और यहाँ क्या बचता है आपके पास में? आपके पास बचता है K, तो देखिए क्या बन गया KNO3, जिसे हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, ये है पोटेशियम नाइट्रेट, ये है लीड आयोडाइड, ये है
पोटेशियम आयोडाइड और ये है आपका क्या, लीड नाइट्रेट। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो इस जो पूरे पूरे की पूरी रिएक्शन जो आपके सामने दी हुई है, इसमें एक येलो पीपीटी भी बना हुआ है बेटा, यानी पीले रंग का प्रेसिपिटेट भी आपके सामने तैयार हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ आप कुछ छोटे छोटे चिन्ह भी देख पा रहे हैं, जैसे एग्जांपल में एक्वस, यहाँ सॉलिड, यहाँ पर एक्वस। ये क्या मतलब है इसका, यानी हमने इनकी स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर दिया। स्टेट रिप्रेजेंट कर दिया मतलब हमने ये बता दिया कि ये एक्वस यानी पानी में घुला हुआ है, ये भी एक्वस यानी ये भी पानी में ही डिसॉल्व है, ये सॉलिड है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं है, यानी कि ये पीपीटी बना है। इसका मतलब मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में बता चुका था, पीपीटी का मतलब क्या होता है, तो जो पानी में डिसॉल्व नहीं होती, यानी जो क्या है, सॉल्युबल नहीं है। और ये सॉल्युबल नहीं है इसलिए सॉलिड भी लिख सकता हूं। आप चाहें तो इसमें तीन तरीके हैं आपके सामने, एक आप इसमें पीपीटी भी लिख सकते हैं पीछे, आप चाहें तो इसमें डाउन एरो भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें सॉलिड भी लिख सकते हैं। तीनों ही ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, आप इस पूरे केमिकल के पीछे लिख सकते हैं। ठीक, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर ये 2 कहां से आया, ये सर 3 कहां से आया, तो देखिए 3 तो आपके सामने NO3 के अंदर था ही पहले से, लेकिन ये 2 मैं आपको बता देता हूं कैसे आया है। 2 आने का रीजन है ये जो पीवीएस की जो वैलेंसी होती है, क्लास 9 पढ़िए, क्लास 9 में जाकर आप रिवीजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास में एक चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और उसमें आपकी एक टेबल थी, उस टेबल में आपको बताया हुआ था कि किस एलिमेंट की क्या वैलेंसी होती है। ठीक है, सबसे पहले क्लास 10th है, ये सब बच्चों को क्लियर कर देता हूं, कम से कम आपको 50 तक एलिमेंट याद होने चाहिए, कहीं ना कहीं एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 20 तक आप क्लास 9th में कर चुके थे, जिसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये इस तरीके से पूरी श्रृंखला चलती है। सोडियम, उसके बाद में आपके अलग अलग एलिमेंट, मैग्नीशियम, सारे एलिमेंट आपके आते हैं। ठीक है, उसको याद करिए और उसके बाद ही फिर आप इस रिएक्शंस को समझ पाएंगे, थोड़ा सा और क्लियर हो पाएंगे। वैसे तो मैं आपको क्लियर करा दूंगा, याद करा दूंगा, शॉर्ट ट्रिक्स उसकी बहुत सारी हैं, इससे आप कर सकते हैं। ठीक है, साथ में समझ में आ गया आपको इस तरीके से, ये कलरलेस, इतना कोई भी रंग नहीं है इनका, लेकिन ये देखिए यहाँ पर क्या है, पीले रंग का आता है, ये भी कलरलेस आया। ठीक है, बस सिर्फ ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा, दानेदार सब्सटेंस देखने को मिलेगा ये, क्योंकि पानी मतलब जो भी सॉल्यूशन डाला उसमें मिलेगा नहीं कभी। ठीक है, बात समझ में आ गई, यानी ओवरऑल इससे हमें एक चीज समझ में आती है। अभी रिएक्शंस भी क्यों हुई, क्योंकि हमें पता है कि इसमें पीपीटी बना था, और मैंने आपको सबसे शुरुआती तौर पे ये बता दिया था कि बेटा या तो क्या निकलेगी गैस, या तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कलर चेंज होगा, या तो क्या होगा, आपके सामने पीपीटी आएगा। तो देखिए पीपीटी आ चुका है, पीपीटी आया, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक, 1.2 एक्टिविटी क्लियर होती है। फिर उसके बाद आपके सामने आती है 1.3 एक्टिविटी, जहां पर आपको, अब यहां मैं इसको हटा देता हूं आपके सामने से। अब 1.3 एक्टिविटी के बारे में समझते हैं कि 1.3 एक्टिविटी आपको क्या करवा रही है, कौन सा रिएक्शन है, किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, यहां देखिए हमें बताया गया है कि कुछ जिंक के ग्रेन्युल्स को लिया है आपने और उसको HCl में डाल दिया है। ठीक है, अब जिंक लिया है आपने, ठीक है, अब हम यहां लिखते हैं ZINC जिंक, प्लस किस में डाल दिया आपने, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। ठीक है, यहां हमारे सामने क्या बनकर आएगा, तो यहां पर आएगा जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड आएगा, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक, हमें पता है वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसको हम लोग नॉर्मली सिंबल्स में कन्वर्ट करते हैं। Zn होता है सिंबल जिंक का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है बेटा HCl, और आपके सामने रिएक्शन होगा, मैंने बताया था आपको, ये पॉजिटिव होता है, ये वाला आप कह सकते हैं, ये दो है आपके पास, ये नेगेटिव साइड और ये वाला पॉजिटिव साइड, ये हाइड्राइड है इसलिए आपको दिया हुआ है। अब यहां से क्या होगा, ये प्लस, अब ये कंडीशन क्या होगी, ये वाला जो नेगेटिव प्लस चार्ज है, ये वाला जो प्लस, ये जाएगा आपका किसके पास, रिप्लेस कर देगा इस प्लस वाले को, और यहां पर पहुंच जाएगा। तो ये Zn और Cl मिलकर क्या बनाएंगे, ZnCl2। ठीक है, वैलेंसी इसकी 2 होती है, और बचा के आपके पास में हाइड्रोजन गैस, तो वो H2 की फॉर्म में निकल के इसमें से रिएक्शन में से बाहर हो जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये एग्जांपल बन सकता है, ये आपके एग्जाम में लिख सकते हैं आप इसको एग्जांपल के तौर पे। किसका एग्जांपल बन सकता है, ये बन सकता है उस रिएक्शन को बताइए जिस रिएक्शन में गैस इन्वॉल्व होती है। तो गैस इन्वॉल्व होती है किस रिएक्शन में, जिंक को आपने क्या कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल करके आपने जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त की। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसका भी चेकअप करना पड़ेगा कि भाई ये कैसे, क्या क्योंकि इसका कोई कलर तो होता नहीं, इसकी कोई, आप कह सकते हैं कि इसको पहचानना, तो कैसे पहचानेंगे आपकी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, तो इसके लिए बेटा होता है पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, पॉप साउंड टेस्ट में हम लोग इसको क्या करते हैं, जहां से मतलब निकल रही है, रिलीज हो रही है, वहां से हम लोग क्या करते हैं, माचिस या किसी भी तरीके से आप कैंडल हो आपके पास में, उसको हम पास लेके आते हैं, तो उसके जो इसमें जो बबल्स रिलीज हो रहे हैं यहाँ से, वो आपकी पॉप साउंड के साथ में बस्ट करते हैं, और पॉप साउंड के साथ बस्ट करने से हमें ये पता चल जाता है कि इस रिएक्शन के अंदर कहीं ना कहीं क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ऐसे ही अलग अलग गैसेस का अलग अलग टेस्ट है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो उसका भी टेस्ट होता है, आप उसके पास में आप कैंडल लेके आते हैं तो वो कैंडल को बुझा देगी, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेड कह सकते हैं सोर्स ऑफ द कंबशन, यानी वो कंबशन नहीं होने देती। ऑक्सीजन एक अच्छा सोर्स ऑफ कंबशन है। साथ में
एक और चीज क्लियर अगर हम करें तो यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि जिंक जो है वो मेटल भी है, ये भी बात याद रखिएगा। तो मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा आपको, मेटल को एसिड में डालते हैं तो मेटल का सॉल्ट प्लस क्या मिलता है आपको, हाइड्रोजन गैस। ये एक तरीके से आप रख सकते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखना है हमेशा के लिए कि जब भी मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जाएगा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, वो अभी एक चैप्टर पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, वहां क्लियर कर दूंगा मैं कि क्या एक्सेप्शंस है। लेकिन अभी फिलहाल तौर पे समझिए कि जिंक को यानी किसी भी मेटल को जब हम किस में डालते हैं, एसिड में, तो मिलता है मेटल का सॉल्ट प्लस के हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये कुछ इसमें चीजें रही और हमने यहाँ पर समझा कि केमिकल की इक्वेशंस किस तरीके से होती हैं। ठीक है, किस तरीके की इक्वेशन सामने आई, आपकी बुक में कौन कौन से एग्जांपल दिए हुए हैं, बहुत सारे केमिकल हैं जिनके बारे में और समझना है अभी और आगे और चीजें करेंगे। साथ में आज हमने टॉपिक समझा है अपने पास में कौन सा, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। मैं दोबारा से शॉर्ट समरी देता हूं आपको एक बार 5 मिनट के अंदर कि देखिए केमिकल रिएक्शंस का सिंपल सा सीधा सा मतलब है, ऐसा कोई भी रिएक्शन, ऐसी कोई भी चीज जिन दोनों चीजों को आपने मिलाया तो आपके सामने एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, वो एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है आपके सामने। इजी शब्दों के अंदर अगर हम बात करें तो यही है। साथ में इसमें हमने ये भी समझा कि केमिकल्स होते क्या क्या हैं, किस तरीके से होते हैं। ठीक है, आपके पास पीरियोडिक टेबल है जिसमें अलग अलग तरीके के एलिमेंट हैं। पहले एक क्वेश्चन मैं कमेंट में आप सभी से चाहूंगा, टोटल कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं हमारे अर्थ पे, और इनके इसका मुझे कमेंट करके आप बताएंगे कि कितने एलिमेंट आपके पास में हैं। ठीक है, और कितने मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स इस तरीके से हैं, वो सारी भी चीजें हमारा चैप्टर है इसमें क्लास 10th में, एसिड बेस मतलब मेटल नॉन मेटल्स करके है। मेटल नॉन मेटल चैप्टर में हम ये समझेंगे कि किस तरीके से मेटल हैं, कितने मेटल्स हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, और अभी के लिए हम लोग यहीं आज क्लास को मतलब विराम देंगे और कल फिर दोबारा से आपकी क्लास रहेगी और उस क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। मैं समझाऊंगा कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है, किसी भी रिएक्शंस को लिख करके उसे बैलेंस कैसे करना है, कहां से उस रिएक्शन को समझना है आपको कि किस तरीके से आप लिखेंगे। जैसे आपके सामने बोल दिया गया, खाली क्लास में पेपर के अंदर क्वेश्चंस भी आए अभी तक क्लास 10th के में उठाऊंगा, जहां पर हमें बता दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ कि एक रिएक्शन दे रखी बैलेंस करिए, या ऐसा होता है कि वर्ड इक्वेशन दे दी होती है, बोला जाता है कि इसको बैलेंस करके आप हमें समझाइए। ठीक है, तो जब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए, बाकी क्लासेस भी आने वाली हैं, कंप्यूटर की, इंग्लिश की, मैथ्स की, बाकी की जो बच्चे हैं बाकी, बस अब जितना ज्यादा हो सकता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और बस सिर्फ मैं यही कहूंगा कि जितना हमारी तरफ से आपके लिए जो कुछ भी हमारी तरफ से बन पड़ेगा हम वो आपके लिए करेंगे। बस उत्तीर्ण गुरुकुल का उद्देश्य भी यही है कि हम आपकी सफलता के लिए कार्यरत हैं। यहाँ पे हम हमेशा आप बच्चों के लिए जितना हो सकता है उतना हम अपनी तरफ से जितने प्रयास हो सकते हैं उतने हम करेंगे। आपकी कोई डाउट, आपकी कोई प्रश्न, आपका कोई भी समस्या बनती है, आप उन्हें कमेंट करिए नीचे। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, लिंक के अंदर दे दिए जाएंगे, वहां व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के सारे चैनल्स, सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप वहां पे हमेशा 24/7 हम लोग वहां उपलब्ध हैं, आप वहां से हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए मैं क्लास को यहीं विराम दूंगा। धन्यवाद।